नमस्कार। आयुर्वेद केवल जड़ी बूटियों से रोगों को ठीक करने की एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, बल्कि ये एक पूरा चिकित्सा विज्ञान है जो ना सिर्फ रोगी के रोग को दूर करता है, बल्कि एक हेल्दी बंदे को, एक स्वस्थ आदमी को रोगों से होने से बचाता भी है, ताकि उसको किसी तरह की डिजीज़ ना हो। सुबह जागने से लेकर रात के सोने तक पूरे दिन हमारा कैसा आहार होना चाहिए, कैसा विहार होना चाहिए, किस ऋतु में किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, ताकि एक स्वस्थ बंदा हमेशा स्वस्थ रह पाए, उसे किसी भी तरह की बीमारी ना हो। इसी तरह पंचकर्म भी एक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का एक पार्ट है जो हमारे शरीर की अंदर से शुद्धि करता है, जो शरीर का शोधन करके बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देता है। शरीर की शुद्धि करने के कारण रोगी व्यक्ति तो इसका यूज करते ही करते हैं, एक हेल्दी, एक स्वस्थ बंदा भी अपने शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, शरीर के शोधन के लिए पंचकर्म का यूज कर सकता है। पंचकर्म होता क्या है? देखिए, आयुर्वेद में हम किसी भी बीमारी की चिकित्सा दो तरह से करते हैं, संशमन चिकित्सा और संशोधन चिकित्सा। संशमन होता है जब हमारी बॉडी के अंदर जो वात, पित्त, कफ दोष होते हैं, जो अगर नॉर्मलाइज रहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं तो बंदा स्वस्थ रहता है। लेकिन जैसे ही उनका इम्बैलेंस हो जाता है, कोई दोष प्रकोपित हो जाए, कोई दोष अपना कम हो जाए, तो फिर वो उस तरह की बीमारी पैदा कर देता है। तो ये जो प्रकोपित दोष हैं, इनको नॉर्मल करने के लिए हम संशमन चिकित्सा, मतलब दवाइयों से चिकित्सा करते हैं। ओरली उसको मेडिसिन दी जाती हैं, दोषों को शरीर के अंदर ही नॉर्मल कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं संशमन चिकित्सा। लेकिन कई बार इतने दोष इतने प्रकोपित होते हैं कि वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकते, फिर हम उसकी संशोधन चिकित्सा करते हैं। संशोधन चिकित्सा में क्या होता है कि जो भी आपका दोष प्रकोपित हो रखा है, जो भी इम्बैलेंस हो रखा है, तो उस दोष को शरीर से बाहर निकालना है। इसके लिए हम पंचकर्म का यूज करते हैं। पंचकर्म क्या होता है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि पंचकर्म मतलब इसमें 5 कर्म होते हैं, 5 प्रोसेस होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को पंचकर्म कहा गया है। शरीर शोधन की एक प्रक्रिया होती है, रोगी व्यक्ति भी इसको यूज कर सकता है, हेल्दी बंदा भी अपने शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इसको यूज कर सकता है। तो वो 5 कर्म कौन कौन से हैं, मैं पहले आपको नाम बता देती हूँ। वमन, विरेचन, अनुवासन वस्ति, आस्थापन वस्ति और नस्य। ये तो देखिए, जो मेडिसिन वाला डिपार्टमेंट था आयुर्वेद का, वो ये 5 टाइप मानता था। लेकिन सर्जरी वाले डिपार्टमेंट ने कहा कि जो बस्ती होती है, आस्थापन, अनुवासन, आप दोनों को एक बस्ती में काउंट कर सकते हो। और वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, और उन्होंने 5वीं अपनी टाइप मानी रक्त मोक्षण, यानी कि शरीर से रक्त को बाहर निकालना। इन 5 को हम मेडिसिन व्यू से भी और सर्जरी व्यू से भी 5 को हम पंचकर्म मानते हैं। लेकिन ये पंचकर्म करने से पहले हमें 2 पूर्व कर्म करने पड़ते हैं बॉडी के, जिनको हम कहते हैं स्नेहन और स्वेदन। ये एक तरह के लिए से जब आप पंचकर्मा करवाने जाते हो तो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, दोषों को अपने स्थान से हिलाने के लिए, उन्हें सबसे नियरेस्ट पार्ट में लाने के लिए, ताकि वो बॉडी में से निकालने आसान हो जाए, इसके लिए हम पूर्व कर्म का यूज़ करते हैं। पूर्व कर्म में क्या आता है? स्नेहन, स्वेदन। देखिए, स्नेहन का क्या मतलब होता है? स्नेहन का मतलब होता है कि ऑयलिंग, मसाज। आपकी बॉडी को हम बाहर से भी मसाज कर सकते हैं, बाहर से भी उसका स्नेहन कर सकते हैं, जैसे मालिश वगैरह यूज करके, और आभ्यंतर स्नेहन भी इसको लिए यूज किया जाता है। आभ्यंतर में उसको, जैसे हम 4 तरह का स्नेह यूज करते हैं पंचकर्मा में, घृत, तेल, वसा, मज्जा। तो इनमें से पेशेंट को पूरी तरह से चेकअप करके, उसकी प्रकृति देखकर, किस प्रकृति का बंदा है, तो उसको स्नेह पिलाया जाता है। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि आपको कितने दिन स्नेह पिलाना है, कब पिलाना है, उसके कितने दिन बाद आपको पंचकर्मा करवाना है। ये जब आप किसी सेंटर में जाओगे तो डॉक्टर पूरी तरह से कंसल्ट करने के बाद, चेकअप करने के बाद आपको ये प्रोसेस बताते हैं। बाकी स्नेहन का मतलब यही होता है कि आपकी बॉडी को ऑयल दिया जाता है, इससे जो दोष होते हैं वो अपने स्थान पर हिलने लग जाते हैं, वहाँ से उनका मूवमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर हम करते हैं स्वेदन। स्वेदन का मतलब होता है स्वेटिंग, पसीना लाना पेशेंट को। आजकल तो ये बहुत चलन में भी है, जैसे पूरा स्टीम बाथ वगैरह यूज किया जाता है, ये स्वेदन की ही एक टाइप होती है। स्वेदन भी अब आपका कई तरह का होता है, एकांग स्वेद, सर्वांग स्वेद। एकांग में अगर कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गन है, जैसे आप जॉइंट का स्वेदन करवाना चाहते हो, आप पीछे कमर का करवाना चाहते हो, तो उसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे हीट फॉर्मेंटेशन वगैरह दी जाती है। और अगर सर्वांग स्वेदन करना है तो उसमें पूरी बॉडी का होता है, जैसे आपको किसी गर्म कमरे में आपको लिटा दिया जाए,
आपको कहीं पर लिटाकर उसके नीचे कोई गर्म टेम्परेचर वाली चीज़ रख दी जाए, तो पूरी बॉडी से पसीना निकलना, इसको हम कहते हैं स्वेदन। ये स्वेदन आप इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो। अगर आपको पंचकर्मा नहीं करवाना तो आप खाली स्नेहन स्वेदन भी करवा सकते हो, उससे भी बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप पंचकर्मा करवा रहे हो तो उसके तो पूर्व कर्म ये करने ही पड़ते हैं आपको। इसमें भी आप हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हो, और जो ड्राई होती है वो कर सकते हो, वेट वाली भी कर सकते हो। ड्राई वाली में क्या होता है कि जैसे बालू रेत है, बालू का स्वेदन इसको बोलते हैं, किसी चीज़ की दाल वगैरह गर्म करके हम उससे स्वेदन कर सकते हैं। वेट में क्या होता है कि गर्म पानी की हो सकती है, या जैसे चावल उड़द की दाल की पिष्टी बना के उससे हम स्वेदन कर सकते हैं पोटली में बांध के। तो ये कई तरह की फर्मेंटेशन की टाइप्स होती हैं जो पेशेंट को देख के और डिजीज़ को देख के हमें डिसाइड करनी होती है कि इसका एकांक स्वेदन करना है, एक अंग का स्वेदन करना है, या पूरी बॉडी का स्वेदन करता है। स्वेदन करने से दोष अपने शरीर से अपनी जगह से निकलकर जो भी उनका नियरेस्ट पार्ट है उसमें सारे इकट्ठा हो जाते हैं। अब जैसे आमाशय में पेट में इकट्ठा हो गए तो हम उसको वमन से निकाल देंगे, पक्वाशय मतलब इंटेस्टाइन में इकट्ठे हो गए हैं तो हम उनको विरेचन से निकाल देंगे। तो स्नेहन स्वेदन इसीलिए किया जाता है ताकि दोष अपने स्थान से जो वो जमे हुए हैं, इम्बैलेंस हो रखा है, वहाँ से निकल कर अपने कोष्ठ में आ जाए, जिससे हमें उन्हें निकालना आसान हो जाता है। तो पूर्व कर्म के बाद फिर हम बात करते हैं मेन पंचकर्मा की। पंचकर्मा में सबसे पहले किया जाता है वमन। वमन का सीधा सा मतलब होता है वोमिटिंग। मतलब आपके अगर कफ दोष वाली कोई डिजीज़ है, देखिए वात पित्त कफ में अगर कफ की प्रधानता है, दो दोष भी इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन एक दोष हमेशा प्रधान रहेगा, एक थोड़ा सा लो उसमें रहेगा क्वांटिटी में। तो अगर कफ दोष की प्रधानता है, काश श्वास या कोई पेट की कोई एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर हम वमन से एक दवाई पिलाई जाती है प्रॉपर पेशेंट को। पहले दिन का भी अलग से रूटीन होता है कि आपको वमन वाले दिन से पहले ये रूटीन फॉलो करना है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल होता है, अगर एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बनाएंगे तो भी कम रह जाएगा। तो वमन का सीधा मतलब है कि पेट में इकट्ठा हुए दोषों को मुंह से बाहर निकालना। लेकिन कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होते हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, या बहुत कोमल प्रकृति के लोग हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई है, तो उनको हम ये वमन वाला प्रोसीजर नहीं करवा सकते हैं। तो कफ की प्रधानता में हम दोषों को मुंह में से निकालते हैं, और इसके बाद का भी एक पूरा प्रोसीजर होता है कि इसके बाद आपको क्या क्या खाना पीना है। इसी तरह से विरेचन होता है। विरेचन में देखिए, जब भी अगर आपके दोषों में पित्त की प्रधानता है, जैसे स्किन डिजीज़ होती है, पाइल्स होते हैं, भगंदर होता है, तो इन सब में आपके पित्त की प्रधानता होती है, कब्ज वगैरह होती है, तो उसमें फिर हम विरेचन वाला प्रोसीजर यूज करते हैं। विरेचन में क्या होता है कि मल मार्ग से, रेक्टम से आपके दोषों को निकाला जाता है। कैसे करना है, कितना करना है, वो डॉक्टर आपको पूरा चेकअप करके बता देंगे। तो जो पित्त की प्रधानता वाली डिजीज़ होती हैं उन सब में हम विरेचन का यूज करते हैं। इसके बाद आता है देखिए बस्ती। बस्ती क्या होता है, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, निरू बस्ती, उत्तर बस्ती, ये सारी बस्ती की टाइप होती हैं। इसमें आपके जो मूत्र मार्ग है, जो वेजाइनल ओपनिंग है, या जो मल मार्ग है, इनमें औषधि डालकर उसकी चिकित्सा की जाती है। देखिए बस्ती में इनमें औषधि डाल देंगे कि जितनी भी वेजाइनल डिजीज़ है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, या रेक्टम की कोई प्रॉब्लम है, तो उनमें बस्ती से पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। 100% पेशेंट इसमें क्योर हो जाता है। 20 तरह के योनि रोग बताए गए हैं लेडीज़ में, जो वेजाइनल इन्फेक्शन, ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, फाउल स्मेल, या बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, उसको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसके लिए बस्ती जो होती है वो बहुत ही, इवन इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट के लिए भी बस्ती बहुत ज़्यादा यूजफुल देखी गई है। इसमें अलग अलग दवाइयों से स्नेह सिद्ध करके काढ़े, जो काढ़ा होता है उसकी बस्ती दी जाती है योनि के अंदर रखने के लिए। उसको कितनी देर रखना है, कितनी देर बाद आपको उठना है, वो जब आप पंचकर्मा सेंटर जाते हो तो उसकी पूरी डिटेल आपको बता दी जाती है। इसके बाद आता है नस्य। नासा शीर्षोद्वार है। ये तो आयुर्वेद में एक बहुत ही फेमस लाइन है कि नाक जो है वो सिर का द्वार है। मतलब नाक में हम कोई भी औषधि डालेंगे वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन तक, हमारे सिर तक पहुंच जाती है। अब जो आयुष डिपार्टमेंट में कोविड-19 से बचने के लिए भी नाक में अनु तेल डालने का प्रिस्क्रिप्शन दिया था कि अगर आप रेगुलर अपनी नाक में अनु तेल डालते हो तो आप वायरस से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हो। तो जो नाक में जितने भी रिसेप्टर होते हैं वो डायरेक्ट ब्रेन सेल से कनेक्ट होते हैं,
तो ऊर्ध्व जत्रुगत बताया गया है एक वर्ड आयुर्वेद में, मतलब जो हमारी क्लेविकल होती है इसको जत्रु बोलते हैं। तो इससे ऊपर की जितनी भी डिजीज़ हैं, नाक की डिजीज़ है, सिर के रोग हैं, इवन माइग्रेन है, तो उनके लिए नस्य एक बहुत ही यूजफुल एक चिकित्सा पद्धति है। नाक के द्वारा इसमें दवाई डाली जाती है। इसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि उससे पहले आपका पेट खाली होना चाहिए, आपको इतनी देर लेटना है। और कई नस्य तो ऐसे होते हैं जो आप डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो। कुछ तेल ऐसे होते हैं जिनको आप डेली अपनी नाक में डाल सकते हो। 1 या 2 टाइम आप यूज करोगे तो फिर इसमें आप सिर के रोगों से बहुत हद तक, सिर के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए नस्य बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके बाद लास्ट वाला आता है रक्त मोक्षण, जो केवल सर्जरी डिपार्टमेंट ने माना है। देखिए आयुर्वेद का भी एक मेडिसिन डिपार्टमेंट वाले आचार्य होते थे, एक सर्जरी डिपार्टमेंट वाले, तो उन्होंने अपना रक्त मोक्षण माना है। रक्त मोक्षण का मतलब क्या होता है? रक्त निकालना, ब्लड निकालना। अब कोई सिरा होती है, कोई वेन होती है, उसको कट करके अगर वहाँ से ब्लड निकाला जाता है तो उसको हम बोलते हैं रक्त मोक्षण। बहुत जैसे किसी के स्किन डिजीज़ है उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, या जो वेन्स ज़्यादा उभर जाती है, जिनके सोराइसिस वगैरह की दिक्कत होती है, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें किस तरह की बीमारी में, किस तरह के ऑर्गन वाले में कौन सी आपको वेन काटनी है वो आपको डॉक्टर ही बताएंगे। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग वेन का कटिंग होती है, अलग अलग वेन में से रक्त निकाला जाता है। या आप इंस्ट्रूमेंट से भी करवा सकते हो, जैसे आपने कट लगा दिया, वहाँ से ब्लड आ गया, सिरिंज से कर लिया आपने, या फिर आप बिना इंस्ट्रूमेंट के भी करवा सकते हो, जैसे कि पहले ज़माने में और अब भी करते हैं ये चीज़। जैसे जो लीच होती है, जलोका जिसको बोलते हैं, उसको इन्फेक्टेड जगह पे रख लिया जाता है और वो जितना भी इन्फेक्टेड ब्लड होती है वो उसको चूस लेती है। ये भी एक रक्त मोक्षण की टाइप है। अलाबू का भी यूज किया जाता है। जलोका, अलाबू, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो ये ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट से करवाना चाहते हो तो वो प्रॉपर एक डॉक्टर की देखरेख में ही आपने करवाना है। इसमें जो इन्फेक्टेड ब्लड होता है उसके निकल जाने के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है। तो ये 5 पंचकर्मा की डिजीज़ हैं। अपने किसी भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें पंचकर्मा का यूज किया जाता है और ये आपकी बीमारी को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकता है, क्योंकि ये एक संशोधन चिकित्सा है। और आयुर्वेद में एक श्लोक है कि अगर जो संक्रमण से आपने डिजीज़ ठीक की है वो हो सकता है कि कुछ दोष प्रकोपित होने से दोबारा हो जाए, लेकिन जो संशोधन से आपने जो डिजीज़ ठीक की है वो दोबारा आपको नहीं होगी, वो आपकी जड़ से ठीक हो जाती है। तो किसी भी बीमारी के, और हाँ, इसके स्पेशल कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी हैं कि कुछ लोगों को पंचकर्मा नहीं करवाना चाहिए। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि किन किन डिजीज़ में हम पंचकर्मा नहीं करवा सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो अपने शरीर की बीमारियों को निकालने के लिए शरीर से बाहर, और अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रखे हैं उनको बाहर निकालने के लिए पंचकर्मा का यूज कीजिएगा। प्रॉपर पंचकर्मा सेंटर में जाकर आप अच्छी तरह से कंसल्ट करके इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी टेक्निक है। बॉडी इंटरनली बिल्कुल साफ़, बिल्कुल क्लीन हो जाती है, जैसे आप बाहर से उसको क्लीन करना चाहते हैं। तो आज के पंचकर्मा के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।